नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि आप तक कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पहुंचे और अगर कुछ नई जानकारियां आ रही हैं तो उसको लेकर भी आपको जागरूक करें। तो सबसे पहले आज रुक कर रहे हैं कोरोना वायरस के साथ। एक बार फिर से ब्लैक फंगस का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। इसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन दिमाग, फेफड़े या स्किन में हो सकता है। इसके चलते आंखों की रोशनी जा सकती है, जबड़े और नाक की हड्डी गलने लग जाती है। वो लोग जो डायबिटिक हैं या लंबे वक्त तक आईसीयू में रहे हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनमें म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा ज्यादा है। आईसीएमआर ने कहा है कि इन्फेक्शन खासकर उन लोगों में होता है जिनका इलाज चल रहा होता है, क्योंकि उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता दें कि हमने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे डर लग सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मरीज सामने आ रहे हों ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों में डर है, घबराहट है और इसीलिए आज हम ये शो कर रहे हैं ताकि आपको ये बता सकें कि क्या है ये बीमारी, कैसे इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर मनीष मुंजाल हैं, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट है, सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पार्थ राणा है, रेटिना एंड ऑक्यूलर ट्रॉमा सर्जन है, नेत्रालय सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनीष मुंजाल, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस। पिछले साल भी आपसे इस पर बातचीत हुई थी, आपने इस तरह के कई केसेस हैंडल किए हुए। क्या है ये, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। और क्या ये समझ में आना भी जरूरी है कि क्या ये कोरोना से रिकवर होने के बाद ही हो रहा है या उस दौरान भी हो सकता है? म्यूकोरमाइकोसिस एक फफूंदी यानी फंगस की एक स्पीशीज का क्लिनिकल स्पेक्ट्रम डिजीज है। और ये राइजोपस म्यूकर, जो कि बायोलॉजी की किताबों में, बॉटनी की किताबों में बहुत पढ़ाया जाता है, ये प्लांट फंगस है बेसिकली, जो इंसान या किसी जानवर में जाके गैंग्रीन यानी काला चमड़ी कर देता है, क्योंकि वो चमड़ी का डेथ हो जाता है तो इसलिए वो काली हो जाती है, जैसे लेदर हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम कॉमनली ब्लैक फंगस भी हो जाता है। तो ये बेसिकली हवा में वैसे हर जगह होता है। ये गन्ने के खेतों में अगर आप कालिख देखें तो वो भी राइजोपस स्पीशीज ही है। इससे ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हमारे जब शरीर की होस्ट इम्यूनिटी यानी म्यूकोजल बैरियर टूट जाता है, श्वास नली का या कोई भी मुंह की सांस जहां से आप लेते हैं, तो उसके टूटे हुए बैरियर्स में कमजोर लोगों में ये एक इन्फेक्शन की तरह जाके घुस जाता है और इसका प्रोग्रेशन बहुत ही रैपिड है। तो रैपिड प्रोग्रेशन वाले केसेस में ये तालू, नाक, आंख में जाके इन जगहों को डैमेज करके ब्रेन तक जाके फिर फाइनली डेथ कर सकता है, जिसमें और ब्रेन तक वाकई अगर पहुंच जाए तो इसकी मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स यानी डेथ रेट लगभग 90-95% तो तय है। तो ये बीमारी क्या प्रॉब्लम है और इसका जितना जल्दी से जल्दी पता लग जाए इन केसेस में, ये बहुत जल्दी फायदेमंद चीज रहेगी ताकि इलाज जल्दी हो सके। जी डॉक्टर मनीष, अब आप साथ ही ये भी बता दीजिए कि किस तरह से इसे पकड़ा जाए और जो लोग ठीक होकर घर पहुंच गए हैं वो कैसे समझें कि क्या उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है या नहीं हुआ है, या जो लोग इस वक्त अस्पतालों में हैं उन लोगों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है? जी, बहुत जरूरी है कि पहली बात आप देखिए कि आप क्या हाई रिस्क यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आते हैं कि नहीं। अगर आपको माइल्ड कोविड के लक्षण हैं तो ये चांसेस हैं कि आपको ये चीज कभी नहीं होगी। और अगर आप को हो सकता है तो सिर्फ इसलिए कि आपको पहले से कोई मधुमेह या खराब मधुमेह की बीमारी चल रही है। लेकिन अगर आपको मधुमेह से आप ग्रसित हैं, उसके ऊपर आपको स्टीरॉइड्स मिले हैं जो कि मॉडरेट सीवियर केसेस म्यूकर में होते हैं और 5-7 दिन से ज्यादा चले हैं, शुगर लेवल्स आपके हाई रहे हैं, आप बिस्तर पे रहे हैं जहाँ पे जिस जगह पे आपको ज्यादा देखभाल नहीं हो पाई सवाई दवाइयों के और खाने पीने के, और सडनली आपके तालू में, लिप्स में, नाक में कहीं पे कोई सेंसेशन खराब आनी शुरू हो जाती है, आंख दर्द करनी एक तरफ पे शुरू हो जाती है, एक तरफ पे हेडेक शुरू हो जाता है, या आंख में सूजन आनी शुरू हो जाती है, नाक से कुछ ब्लीडिंग जैसे क्रस्टिंग आनी शुरू हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली इट इज वर्थ गेटिंग एग्जामिन्ड और अपने आप को जरूर दिखाएं। क्योंकि एक सिंपल जांच से ईएनटी या आई डॉक्टर देख के अंदर बता सकता है कि वो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, और उसकी जांच करके अंदर जो उसकी कल्चर करा के फटाफट माइक्रोस्कोप में हम आगे दवाई शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पार्थ राणा, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर डॉक्टर मुंजाल ने जो लक्षण बताए उनमें आंखों की बात भी है कि आंखों में दर्द होना या आंखों का लाल होना। आपने भी कुछ इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं? आपके सामने जो पेशेंट्स आए उनमें किस तरह के लक्षण थे, क्योंकि कुछ की आंखों की रोशनी भी चली गई, किस तरह से आपने उन चीजों को हैंडल किया? देखिए, आंखों की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहले जो शुरू होता है तो आंख के आसपास के जो साइनसेस है वहां से ये फैलना शुरू होता है। जैसे सर ने बात बताई
कि ये हड्डियां भी पिघला देता है। तो वो वहां से जब आता है तो शुरुआत में विजन में प्रॉब्लम नहीं होती है। शुरुआत में क्या होता है कि आईबॉल जो है वो धीरे धीरे बाहर आता हो ऐसी फीलिंग आती है, जिसे हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आंख की पलकें जो है वो बंद नहीं हो पाती है। जैसे हम सोते वक्त नॉर्मली आंख बंद करते हैं, वैसे नॉर्मली आंख बंद नहीं हो पाती है। और उसके साथ धीरे धीरे जब वो आंख की नस को भी खाने लग जाता है, तब धीरे धीरे करके रोशनी कम होती है और फिर बंद हो जाती है। इसकी ये काफी मेजर प्रॉब्लम है, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें मतलब विजन कम हुआ है उनकी हम रोशनी नहीं बचा सकते, उनकी आंख को हम नहीं बचा सकते हैं। पर जो पेशेंट्स टाइम पे पहुंचे हैं, कि मतलब जिनकी रोशनी अच्छी है और उस टाइम पे वो पहुंच गए हैं, सिर्फ वो साइनस में फैला हुआ है या थोड़ा बहुत उसने थोड़ी आंख बाहर आई है, तो वैसे केसेस में हम आसपास सफाई करके हम आंख को भी बचा सकते हैं। जी डॉक्टर पार्थ, यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि कभी कभी आंखें यूं ही लाल हो जाती हैं, किसी को कुछ दूसरी एलर्जी भी हो सकती है, आंखों में दर्द होता है, हम बहुत ज्यादा लोग स्क्रीन के सामने रहते हैं तो तब भी एक तरह की दिक्कत आती है। तो कैसे समझा जाए कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है? क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक लक्षण हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिनको लेकर आप हमारे दर्शकों को आगाह करना चाहेंगे ताकि वो समझ सकें कि अब ये वक्त आ गया कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? बिल्कुल। इसके अंदर जैसे सर मुद्दा सर ने बताया, ये जो शुरू हो रहा है ये मुंह और नाक से ये शुरू होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये फंगस को अंदर एंटर होने के लिए, बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए तो ओपनिंग चाहिए होती है। वो ओपनिंग अपना जो मुंह होता है या नाक होता है उसके थ्रू ये जाता है। उसके बाद जो नाक के थ्रू अगर ये गया है तो यहाँ आसपास में जो है अपनी जो हड्डी होती है उसके अंदर बीच बीच में एयर साइनसिस होते हैं, तो ये साइनस के अंदर फैलता है। और साइनस जो है उसकी हड्डी पिघलाने के बाद ये फिर अंदर आंख के आसपास फैलना शुरू करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले जो साइंस आते हैं वो नाक जो है वो स्टफ लगती है, कि मतलब नाक जो भरी भरी सी लगती है, और साथ में कुछ क्रस्टिंग आती है जो ब्लैक कलर की होती है, मतलब कुछ छोटी छोटी पपड़ियां ऐसी जो निकलती है नाक से, जो ब्लैक कलर की होती है और फाउल स्मेलिंग होती है, मतलब उसकी जो बदबू उसमें से आती है जी। ये सबसे पहले साइंस आते हैं। और उसके बाद जब आंख की हम बात करें तो धीरे धीरे करके आईबॉल बाहर आने लगता है, और उसके बाद जो है रेडनेस शुरू होती है, क्योंकि पलकें बंद नहीं हो पाती है। पलकें बंद नहीं होती है तो आंख खुली रहने की वजह से ये रेडनेस आना शुरू करती है। तो नॉर्मली अगर किसी को रेडनेस है और आईबॉल के मतलब और कोई साइन नहीं है या नाक में कोई स्टफिंग वगैरह कोई नहीं है, तो नॉर्मली बहुत चिंता करने वाली बात नहीं होती है। पर साथ में अगर आपको पर्टिकुलर एक साइड पे हेडेक हो रहा है, देखने में धुंधलापन है, आंख में रेडनेस आ रही है, पलकें बंद करने में दिक्कत हो रही है, अगर ये सारे साइंस एक साथ हैं तो तुरंत ही उनको बिना वेट किए हुए डॉक्टर्स को दिखाना जरूरी होता है। बिल्कुल। डॉक्टर मुंजाल, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो लोग घर पर हैं वो किस तरह से इससे बच सकते हैं? क्या कोई ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको बताकर आप थोड़ा सा जो हमारे दर्शक है, क्योंकि अब पैनिक भी काफी क्रिएट हो रहा है जब से सरकार की तरफ से भी इसका जिक्र किया गया, क्या कुछ घर पर बैठकर किया जा सकता है शुरुआती दौर में ताकि इससे बचा जा सके कम से कम? मेरे हिसाब से इसका रोकथाम घर पे ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो आदमी हॉस्पिटल में होता है शायद सिस्टर अपने टाइम पे काम करती हैं, डॉक्टर अपने टाइम पे देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर ईएनटी सर्जन को रेफरल जाता है तो उनकी नाक वाक फिर देख सकते हैं, लेकिन अपना देखभाल करनी मुश्किल होती है। लेकिन आप अगर घर पे हैं तो आपके घर की हवा डेफिनेटली थोड़ी सी मैं ज्यादा साफ मानूंगा अस्पताल की हवा से, तो वो आपका एक वैसे ही एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन अगर आप घर में भी हैं तो अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। ये फंगस कंटेमिनेटेड चीजों से, जैसे नाखूनों से, आपके घर की बाथरूम टाइल, ब्रशेस जो नीचे कालिक जमा हो जाती है, इन जगहों से कहीं ना कहीं से निकल के ही आपकी नाक में जाएगी। ये बहुत ज्यादा क्या नाम है, इस तरह की बैक्टीरिया वायरस जैसी नहीं है जो हमेशा एरोसोलाइज बुरी तरह रहती है, तो इसलिए इसकी कंटेमिनेशन तभी ये वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं हो रहा इतना जितना हमारी कंट्रीज में, क्योंकि हमारे यहाँ हाइजीन की प्रॉब्लम है। तो हाथ पैर और इंसान जैसे कोरोना के पेशेंट्स जो हैं जो बाथ नहीं लेते, अगर बहुत कोई डिबिलिटेशन हो, बिल्कुल बिस्तर से ना उठ पा रहे हो, तो स्पॉन्ज बाथ वगैरह लेके क्लीन रखें। नहीं तो अगर चलने फिरने वाला पेशेंट है उसको अपने बालों का, हाथों का हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में हमने ये देखा कि नाक में जब म्यूकोजल बैरियर टूटता है तो ये फंगस ज्यादा जल्दी जाती है। तो एक सिंपल नमक के पानी का, जो आंसू के जितना नमकीन हो, नमक का साफ सुथरा उबाल के ठंडा किया पानी, उसमें थोड़ा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट डाल के या सेंधा सॉल्ट डाल के आप सोल्यूशन से थोड़ी नाक वाक की सफाई करें, और एक दो बूंदें जो अच्छे घरेलू तेल हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल या
बादाम तेल, इसको आप नोज में अगर डालें तो भी अच्छा चांस है कि इसके बैरियर बने रहेंगे, और वो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि माउथ और नोज बैरियर से वो आगे चीज जाती है, तो उसकी रोकथाम में डेफिनेटली फायदा रहेगा। उसको लुब्रिकेटेड रखें तो बहुत अच्छा है। बाकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी, अपने शुगर लेवल्स पे ध्यान दें। अगर आप स्टीरॉयड खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। केमिस्ट से लोग उठा रहे हैं आजकल स्टीरॉयड वगैरह, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है, क्योंकि उसको कब शुरू करना है, कब बंद करना है, कितनी डोज देनी है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये चीजों पे आप विशेष ध्यान रखें, और ये चीज को रोकथाम, जैसे आपने कहा बहुत कम केसेस हैं, लेकिन जो हैं उनके लिए जिंदगी बहुत खराब हो जाती है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर पार्थ राणा, अब आपसे मैं यही सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि आंखों की रोशनी भी जा सकती है, उसमें उस बात का भी खतरा है म्यूकोरमाइकोसिस में, तो क्या वो घर पर कोई सावधानियां बरती जा सकती है मरीजों के द्वारा या लोगों के द्वारा, ताकि कुछ हद तक इससे बचा जा सके? डेफिनेटली सबसे मेन चीज पहले तो इसको समझना जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक फंगस है, ये पहले भी हमारे पास केसेस आते थे, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, पर ये इतनी रैपिडली ग्रो क्यों कर रही है, ये मेन चीज है जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें घर पे भी। एक तो शुगर है और एक हमारी इम्यूनिटी है, जैसे सर ने बताया। अब ये दोनों जो चीजें हैं उसको हमें बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है हमारी पहले ही जब कोरोना होता है तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए वो जा रही है, तो इसलिए इम्यूनिटी हमारी ग्रो चल रही होती है। साथ में जिन लोगों को शुगर है या जिन लोगों को इवन शुगर पहले से नहीं भी है पर उनको स्टेरॉइड दिए गए हैं और स्टेरॉइड के बाद उनकी शुगर जो है हाई होना शुरू हुई है, तो इस तरीके के केसेस जो हैं इसके लिए सस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि ये फंगस को जो है हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो सामने लड़ रही होती है। तो ये कोरोना की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो गई, और फंगस को खाने के लिए जो चाहिए फ्यूल चाहिए वो है शुगर। तो जब ये स्टेरॉइड बढ़ रहा है, स्टेरॉइड की वजह से जब शुगर बढ़ रहा है तो वो उसको बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिल जाती है, तो इस वजह से ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। अगर हम घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसकी, तो खास करके हमें ये ध्यान रखना है कि स्टेरॉइड हम खुद से शुरू नहीं करें, जैसे सर ने बताया कि किसी जो अच्छे कोई डॉक्टर हैं उनको दिखा के उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम चेक करें। और दूसरा कि ग्लूकोमीटर्स आजकल कोई महंगे नहीं है, काफी सस्ते होते हैं, तो हम जब भी हम ये शुगर ले रहे हैं तो दिन में 2 से 3 बार कम से कम हमारा जो है शुगर नापते रहें। शुगर नापने से हमें ये पता चलेगा, बाई चांस अगर हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ही शुगर ना, जी डॉक्टर साहब, जिनको भी स्टेरॉइड डाल दिए गए हैं वो सब नापना जरूरी है, कि स्टेरॉइड की वजह से शुगर बढ़ सकता है। पर अगर शुगर बढ़ रहा है तो अच्छे से अगर नापते रहें तो पता चलेगा कि कब शुगर बढ़ा है और हमें कैसे। जी जी, डॉक्टर पार्थ राणा, डॉक्टर मनीष मुंजाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, और खासकर इससे ये निकल कर आ रहा है जो कोमोर्बिड पेशेंट है, खासकर अगर आप डायबिटिक हैं तो शायद थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर आप ब्लड शुगर कंट्रोल रखते हैं तो इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। और जिस तरह से सर ने जो भी जानकारियां दी, घर पर जो बचाव के दिए, अगर आप वो उपाय करें तो बहुत संभव है कि आपको अस्पताल भी ना जाना पड़े। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप दोनों का। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और इस सेगमेंट में हम आपके भेजे सवाल लेते हैं और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट होते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली है, कंसल्टेंट है डॉक्टर सर गंगाराम अस्पताल में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल दिल्ली से पूछेंगी बबली। मैं बबली दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? जी, बहुत फ़ायदेमंद है बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, लेकिन मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये छोटा सा एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये जो आदित्य, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने बात किया इस फंगस की, और ये जो आप फ़ोन पे एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये कल ही एक पेशेंट ने मुझे भेजा और मैंने उसको रश किया जी, और ये इसमें आप कायदे से दिखा सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस वाला। जी जी, म्यूकोरमाइकोसिस की आँख बंद हो गई है, और ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, क्योंकि बहुत से लोगों को स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं और उनकी आंखों पर इसका असर आ जाता है। और पूरी, जैसे अभी डॉक्टर्स ने डिस्कस किया, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। लेकिन ये सवाल जो पूछा गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रेगनेंसी जो है उसमें 2 जानें होती हैं, एक जान माँ की होती है और एक शिशु की होती है। तो दोनों जानों को जब हम देखते हैं तो ऐसी ट्रायल्स नहीं है हमारे पास कि हम उनको कॉन्फिडेंटली ये कह सकें कि आप टीका ले लीजिए, क्योंकि इसका शिशु पर, जो माँ की गोद उसमें पेट में पल रहा है, गर्भाशय में पल रहा है, उस पर क्या असर होता है
तो ये हमको स्टडीज इस बात की नहीं है। और दूसरी, प्रेगनेंसी एक अनस्टेबल स्टेट होती है लेडी की लाइफ में, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कहना कि चूंकि हमारे पास इसकी ट्रायल्स नहीं है, हम सावधानी कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं और हम टीका उन लेडीज को नहीं दे रहे हैं जो गर्भवती और इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज अगर वैक्सीन लगवाने जाएंगी भी तो उन्हें लगाया ही नहीं जाएगा क्योंकि वो प्रोटोकॉल में नहीं है। अगला सवाल डॉक्टर साहब चाहिए जी अगला सवाल डॉक्टर साहब निधि गुप्ता पूछेंगी दिल्ली से। जी जरूर जरूर। हेलो, मेरा नाम निधि गुप्ता है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी को एलर्जी है तो क्या वैक्सीनेशन लगाना सही रहेगा? देखिए, एलर्जी एक बहुत जनरल वर्ड है, बहुत वेग वर्ड है, बहुत कॉमन है। एलर्जी कोई ऐसा डायग्नोसिस नहीं है अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। तो एलर्जी जो है उन लोगों को इस तरह के वैक्सीन में कोई नुकसान नहीं देखा गया है। हम कभी कभी येलो फीवर का वैक्सीन लगाते थे तो उसमें पूछते थे कि एलर्जी आपको एग से तो नहीं है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन चूंकि ये वायरस वैक्सीन जो है कोरोना वायरस के ही एस प्रोटीन से बना है और इसका जो वेक्टर है, जो इसका सोल्यूशन है, वो कोई एंटीजेनिक नहीं है, इसलिए हम आमतौर पर इस तरह की एलर्जीज से हम बहुत ज़्यादा खाइफ नहीं है, डरे हुए नहीं हैं। और हम सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं कि अगर रबिंग कर रहे हैं, जैसे किसी को अल्कोहल वगैरह की स्वाब से उससे कोई इरिटेशन होता है, टेम्परेरी होता है, वो आधे घंटे 1 घंटे में ठीक हो जाता है। तो आदिति, ये बहुत जनरल, लोगों के माइंड में बहुत से इस तरह के डर हैं जो आपके चैनल के लोग और आपके एंकर्स रोज निकालते हैं। तो ये एलर्जी का भी जो खौफ है ये मन में रख के आप वैक्सीनेशन सेंटर मत जाइए। और मैंने खुद वैक्सीन लगवाया है और मैं एश्योर करता हूँ आपके सब दर्शकों को कि ये इसमें ऐसी कोई एलर्जी की रिपोर्ट्स आई नहीं है। बहुत कम क्लॉटिंग की रिपोर्ट आई है। जो हमारे इंडिया में वैक्सीन यूज हो रहे हैं उसमें वो इंसिडेंट बहुत 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 नेग्लिजिबल है, 0.0006%। तो इसलिए आप बेखौफ होकर जाइए, टीका लगवाइए। आप अपने को खुशकिस्मत समझिए कि अगर आपको टीका मैसर हो रहा है, लग रहा है, और इस वक्त उसका फायदा उठाइए। और इस वक्त की सबसे बड़ी जो मांग है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं ताकि इस महामारी से हम लोग बच सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली आपका इस तमाम जानकारी के लिए और आप हमसे जुड़े यहाँ पर दर्शकों को ये समझना भी बहुत जरूरी है इस वक्त की सावधानियां आपको लगातार बरतनी है और वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लें ताकि कुछ इस महामारी से कुछ हद तक तो कम से कम आपको एक सेफ्टी जो है वो मिल जाएगी। ये वक्त कठिन है आप पर, हम पर, सब पर, लेकिन उम्मीद बनाए रखिए ये वक्त गुजर जाएगा। आज के शो में इतना ही। नमस्कार।